नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी गाइड को समझने वाले हैं, खास तौर पर उन सब के लिए जो भारत में इंसानों पर रिसर्च करते हैं। इसे ना एक मैप की तरह समझना चाहिए, एक ऐसा नक्शा जो एक बहुत ही उलझे हुए रास्ते पर हमें सही दिशा दिखाता है। सोचिए, कोई ऐसा ज़बरदस्त रिसर्च आइडिया है जिसमें लोग शामिल हों, एक ऐसा आइडिया जिसमें दुनिया बदलने की ताकत हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर यह तो बस एक शानदार शुरुआत है। असली सफ़र तो यहीं से शुरू होता है। और इसी सफर पर आगे बढ़ने के लिए हर रिसर्चर को एक सही मैप की जरूरत होती है। और वो मैप है आईसीएमआर की गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस ही पक्का करती हैं कि जो भी रिसर्च हो वो सुरक्षित हो, नैतिक हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाए। तो फिर चलिए इस मैप को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो हमारे सफ़र में ये कुछ खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि नैतिकता इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर हम एथिक्स कमेटी से मिलेंगे। उसके बाद सहमति यानी कंसेंट के बारे में बात करेंगे। फिर मंजूरी का रास्ता देखेंगे और आखिर में थोड़ा भविष्य की तरफ भी झांकेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले ना कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो सिद्धांत हैं जो हर छोटे बड़े फैसले में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, एक नैतिक कंपास की तरह। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये गाइडलाइंस दशकों से धीरे धीरे विकसित होती आई हैं। ये दिखाता है कि भारत में नैतिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए कितनी लंबी कोशिश की गई है। मतलब 1980 में पहला पॉलिसी स्टेटमेंट आया और 2020 के बाद से तो इसमें लगातार अपडेट्स और सलाह आ रही हैं। तो ये एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट है। यही हैं वो सिद्धांत जो हमारे रिसर्च मैप के ट्रू नॉर्थ की तरह हैं। मतलब हर हाल में सही दिशा दिखाते हैं। चाहे वो हर व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना हो या ये पक्का करना हो कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, या फिर न्याय और बराबरी सुनिश्चित करना हो, हर फैसला इन्हीं सिद्धांतों की बुनियाद पर टिका होना चाहिए। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ लिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मैप को असल में लागू करवाते हैं। ये है एथिक्स कमेटी के लोग, जिन्हें हम आईईसी या ईसी भी कहते हैं। कह सकते हैं कि ये नैतिक रिसर्च के गेटकीपर्स हैं और हर रिसर्चर को इनसे होकर गुजरना ही पड़ता है। और इस कमेटी की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसकी बनावट। इसमें सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट्स ही नहीं होते। इसमें एक कानूनी विशेषज्ञ होता है, एक समाजशास्त्री होता है और सबसे जरूरी एक आम इंसान भी होता है जो समाज की आवाज बनता है। इसी से ये तय होता है कि हर नजरिए से रिसर्च को परखा जाए। यह एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एथिक्स कमेटी के रजिस्ट्रेशन के लिए दो अलग-अलग रास्ते हैं। अगर रिसर्च बायोमेडिकल या हेल्थ से जुड़ी है तो कमेटी को डीएचआर के साथ रजिस्टर करना होता है। लेकिन अगर वो ड्रग्स या मेडिकल डिवाइस का क्लिनिकल ट्रायल है तो रजिस्ट्रेशन सीडीएससीओ के साथ होता है। दोनों के नियम और उनका दायरा सब कुछ अलग है। चलिए अब अपने सफर के तीसरे पड़ाव पर आते हैं। ये हिस्सा रिसर्च की आत्मा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति। और ये बस किसी कागज पर साइन करवा लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये रिसर्च करने वाले और उसमें हिस्सा लेने वाले के बीच एक बहुत ही अहम और लगातार चलने वाली बातचीत है। तो एक सही कंसेंट प्रोसेस कैसा होता है? ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। पहले रिसर्च का मकसद, उसके फायदे, नुकसान सब कुछ बताया जाता है। फिर ये भी कि और क्या विकल्प हैं और हिस्सा लेना पूरी तरह से मर्जी पर है। सबसे जरूरी, सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाना होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हां, फैसला लेने के लिए पूरा वक्त भी दिया जाता है। आखिर में जाकर ही इसे डॉक्यूमेंट किया जाता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। इसमें हिस्सा लेना पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है और आप बिना किसी नुकसान के कभी भी इससे हट सकते हैं। ये एक लाइन इन्फॉर्म कॉन्सेंट का पूरा निचोड़ है। ये ताकत पार्टिसिपेंट के हाथ में देती है और ये याद दिलाती है कि कंट्रोल हमेशा उन्हीं के पास है। हाँ, कुछ खास हालात ऐसे भी होते हैं जहां ये पूरी कंसेंट प्रोसेस थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे अगर रिसर्च का रिस्क बहुत ही कम है, या जब बच्चे या ऐसे लोग शामिल हों जो खुद फैसला नहीं ले सकते। इमरजेंसी की हालत में भी नियम थोड़े बदल जाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ऐसे हर मामले में एथिक्स कमेटी की बहुत सख्त निगरानी होती है। तो ठीक है, हमने नैतिकता और सहमति के सिद्धांत तो समझ लिए। अब असली सवाल पर आते हैं। किसी भी स्टडी को हरी झंडी मिलती कैसे है? मतलब एक रिसर्च प्रपोजल मंजूरी के लिए आखिर किस रास्ते से गुजरता है?
देखिए, एक बात तो पक्की है, हर स्टडी को एक ही तराजू पर नहीं तोला जाता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि स्टडी में रिस्क कितना है। अगर रिस्क ना के बराबर है, जैसे किसी पुराने डेटा का विश्लेषण, तो उसे शायद रिव्यू से छूट भी मिल जाए। थोड़ा बहुत रिस्क है तो उसकी समीक्षा जल्दी हो जाती है। लेकिन जहां रिस्क ज्यादा है, जैसे किसी नई दवा का ट्रायल, वहां पूरी कमेटी बैठकर उसकी गहराई से जांच करती है। तो ये मंजूरी का सफर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले रिसर्चर अपना पूरा प्लान जमा करता है, फिर एथिक्स कमेटी ये तय करती है कि इसमें रिस्क कितना है और रिव्यू किस तरह का होगा। कमेटी उसे रिव्यू करती है, अपने सवाल पूछती है, रिसर्चर उन सवालों के जवाब देता है, जरूरी बदलाव करता है और फिर फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। तो ये कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि एक तयशुदा प्रक्रिया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम इन गाइडलाइंस को थोड़ा बड़े कैनवस पर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में ये मैप हमें कहाँ ले जा रहा है। इस पड़ाव पर एक फर्क को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस ये बताती हैं कि कोई काम क्यों और कैसे एथिकली करना चाहिए। ये एक तरह का मार्गदर्शन है। वहीं एनडीसीटी रूल्स ये बताते हैं कि आपको क्या करना ही करना है। ये कानून है जिसका पालन करना ही होगा, खासतौर पर दवा और डिवाइस ट्रायल्स में। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, रिसर्च बदल रही है, तो ये गाइडलाइंस भी बदल रही हैं। ब्रॉड कंसेंट जैसा कॉन्सेप्ट इसी का एक उदाहरण है। इसका मतलब है कि कोई पार्टिसिपेंट अपने सैंपल या डेटा को भविष्य में होने वाली रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है, बशर्ते वो रिसर्च भी एथिक्स कमेटी से अप्रूव हो। ये बायोबैंकिंग जैसी नई चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे का रास्ता कैसा है? अब लड़ाई नए मोर्चों पर है, जैसे कि डेटा की प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल में कोई भेदभाव ना हो, और जीनोमिक्स से मिलने वाली अप्रत्याशित जानकारी का क्या किया जाए। ये सब दिखाता है कि आईसीएमआर इन चुनौतियों पर काम कर रहा है और ये गाइडलाइंस सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और हम अपनी बात यहीं खत्म करेंगे इस सवाल के साथ, जैसे जैसे एआई और जेनेटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी रिसर्च की परिभाषा बदल रही हैं, वैसे वैसे नैतिकता का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ये नैतिक नक्शा भविष्य में कैसा होगा।